अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस करेंगे। और रैशनल फ्रैक्शंस आपकी इस तरह की फॉर्म में होती हैं। आपके पास नोमिनेटर में भी कोई फंक्शन होता है और डिनोमिनेटर में भी फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स ओवर जी एफ एक्स की फॉर्म में आपके पास कोई फंक्शन होता है, तो हम इसको डिकम्पोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, तो दैन हमारी इंटीग्रेशन ईजी हो जाती है। तो ये जो ऐसे फंक्शंस होते हैं आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास पोलिनोमियल्स होते हैं, इनको हम यूजुअल जो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है उनसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम उनको डिकम्पोज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। और पार्शियल फ्रैक्शन को के मेथड्स वही हैं जो आप कर चुके हैं एफएससी में। तो जब आपके पास इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह के फंक्शंस आ जाएं, इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आपने इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करनी है। ये आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है आपके पास फॉर्म। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो अच्छा ये तो किसी और मेथड से सॉल्व नहीं हो सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे इंटीग्रेशन में इस तरह का फंक्शन आ गया है, तो जो हमारे पास मेथड्स हैं, डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर हम वो लॉग वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपके पास फंक्शन हो और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर हम वो यूज़ पावर रूल ऑफ फंक्शन वाला यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन में जो है। लेकिन यहाँ पे हम कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला कोई क्वेश्चन नहीं। सिंपली आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, पोलिनोमियल है आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो देख लें इसका डेरिवेटिव, इसका जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसका डेरिवेटिव नोमिनेटर में नहीं है। तो फिर हम अब क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे इसके पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले तो आपके पास प्रॉपर फॉर्म में फॉर्म होनी चाहिए। आपके पास ये जो फॉर्म है प्रॉपर होनी चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका कि जो नोमिनेटर में जो फंक्शन है पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री लेस होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। ये जो पोलिनोमियल डिनोमिनेटर में है इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है। जो हाईएस्ट पावर यूजिंग जो भी वेरिएबल है एक्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो भी है इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है उसको हम देखते होते हैं। इसकी हाईएस्ट जो पावर है 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है इस पोलिनोमियल की, और इसकी डिग्री 3 है। तो ये आपके पास प्रॉपर फॉर्म है। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फॉर्म होगी, मतलब नोमिनेटर में डिग्री हाईएस्ट होगी और डिनोमिनेटर में लोएस्ट होगी, तो फिर आप जो छोटी क्लासेस में किए डिवीजन करके आप इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो प्रॉपर फॉर्म ही है आपके पास। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जब भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो एक्स क्यूब। अच्छा ये हम इसको सेपरेटली एक टर्म कंसिडर करके, फ्रैक्शन कंसिडर करके इसको सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन में, देन यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले फंक्शन में इसकी जगह लिखेंगे और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये जो डिनोमिनेटर में है इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। यहाँ से मैंने क्या किया है, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 3x है। यहाँ पे देखें तीनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लें। बिफोर फैक्टराइजेशन मैं देखती हूँ कि यहाँ पे तीनों टर्म्स में x कॉमन है, तो मैं ले सकती हूँ कॉमन। तो कॉमन लिया है x मैंने यहाँ से, और यहाँ पे आपके पास रह गया x² प्लस 2x माइनस 3। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन ईजीली हो सकती है, और मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड है यहाँ पे। और दो टर्म्स ऐसी जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये मिड वाली टर्म आए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो कॉर्नर पे टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन आए माइनस 3x² आना चाहिए। तो ये दो टर्म्स ऐसी हैं, और देन वही फैक्टराइजेशन इजी है। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ पे -1, और ये दोनों फैक्टर्स इक्वल होने चाहिए। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो x इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 1, ये जो आपके पास पोलिनोमियल था इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए हैं, तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में इनको लिखना है। यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए। अब भी आपके पास इंटीग्रेशन इजी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और ये जो आपके पास फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो हमारा इंटीग्रेंड है, इसको हम करेंगे सेपरेटली, इसको पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे इसकी। और सबसे पहले जो मेथड है, आपके पास बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। ये जो फॉर्म है आपके पास लीनियर है, लीनियर को आसान करना ज़रा इजी होता है। तो लीनियर किस सेंस में, आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं इनकी जो पावर है वो 1x जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है इसकी पावर 1 है। यहाँ पे भी देख लें पावर 1 है, यहाँ पे भी देख लें पावर 1 है। तीनों फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं। तो लीनियर फैक्टर्स को जब हम स्प्लिट करते हैं तो क्या करेंगे, a
कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं कैपिटल A कैपिटल B C ये वाले यूज़ कर रही हूँ। A ओवर फर्स्ट फैक्टर ये लिखेंगे प्लस B ओवर सेकंड फैक्टर प्लस C ओवर थर्ड फैक्टर, ये मैंने लिखा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर मैं क्या करूँगी, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों फैक्टर्स को बोथ साइड। इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, उस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ने जब मल्टीप्लाई किया इन तीनों फैक्टर्स के साथ, यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन से ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कैंसिल होके तो ये आपके पास टर्म रह गई है, ये आपके पास पोलिनोमियल रह गया है 4x² प्लस 13x माइनस 9। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इंडिविजुअली हर टर्म के साथ होती है। जब आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला फैक्टर तो इस x के साथ कैंसिल हो गया, तो पीछे ये दो फैक्टर रह गए हैं, a इंटू एक्स प्लस 3x माइनस 1 आ गया है। इन तीनों फैक्टर्स को जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, नोमिनेटर में होती है। नोमिनेटर में x और डिनोमिनेटर में भी x है, तो ये कैंसिल आउट हो गए हैं। तो नोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स रह गए हैं और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a। सिमिलरली यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन इन तीनों फैक्टर्स की होगी तो x और x माइनस 1 वाला फैक्टर आ जाएगा ये, और साथ में b मल्टीप्लिकेशन प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 वाला यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, तो x इंटू एक्स प्लस 3 रह गया। और देन अब आपने क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। जब आपके पास सारे लीनियर फैक्टर्स हों तो फिर आपको इनको अंदर मज़ीद सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इजीली आपके पास ये जितने भी कांस्टेंट होते हैं इनकी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने ये जो a b और c कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और सबसे पहले एक फैक्टर को इक्वल टू 0 लें। ये जो फर्स्ट फैक्टर x है इसको मैंने इक्वल टू 0 लिया, जो x की वैल्यू आई है वो 0 ही है, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करने से ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 आ गया और यहाँ पे जस्ट माइनस 9 रह गया। सिमिलरली यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे 0 प्लस 3 इज़ 3 एंड 0 माइनस 1 इज़ माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 इंटू a आ गया। और जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये तो 0 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मज़ीद यहाँ पे 0 पुट करके कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये x मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई होके ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये भी। अब यहाँ पे ये टर्म रह गया और लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस 9 रह गया है। अब यहाँ से इजीली a की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, और a की वैल्यू आ गई आपके पास 3, a की वैल्यू 3 आ गई है। अब आपने क्या करना है, सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 3 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू माइनस 3 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आप देखें यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर होगा जिस वाली टर्म में, वो टर्म डायरेक्ट 0 बन जाएगी। यहाँ पे x प्लस 3 है जिससे आपने ये वैल्यू निकाली है ना, जिस ये वाला फैक्टर जिस टर्म में होगा वो डायरेक्ट 0 बनेगी। यहाँ पे भी माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 प्लस 3 तो ये 0 मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म 0 बना देगा। और यहाँ पे भी जिस में ये x प्लस 3 नहीं है उसी में सिर्फ रहेगा। यहाँ पे माइनस 3 पुट किया, यहाँ पे भी माइनस 3 पुट किया, तो आपके पास यहाँ पे भी माइनस 3 जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे पुट किया। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको सिंप्लीफाइड करने से वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन ही है। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया b इक्वल्स टू -1। देन आपने थर्ड जो लास्ट फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 पुट किया, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया। आपके पास यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के बाद c की वैल्यू आ गई है 2। तो ये आपने कॉपी पेन हाथ में रख के इसको कैलकुलेट करना है। तो मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है, आंसर यही है, गलती भी हो सकती है लेकिन मेथड यही है, आपने वही काम करना है जो यहाँ पे मेंशन है। तो अब आपके पास a b c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। जो आपके पास मेन इक्वेशन 1 थी वहाँ पे पुट करें a b और c की वैल्यूज़। b की वैल्यू -1 है तो दैट्स वाई यहाँ पे -1 हो गया और c की वैल्यू 2 आई है। अब ये जो आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज हो गया है, जो आपके पास रैशनल फ्रैक्शन था और जो रैशनल फंक्शन भी कह सकते हैं हम जिसको, और ये आपके पास डिकम्पोज हो गया है पार्शियल में। अब इसकी इंटीग्रेशन इजी हो सकती है। तो अब जहाँ पे इंटीग्रेंट था वहाँ पे पुट करें इसको। इंटीग्रेंट में इस फंक्शन को जब हमने डिकम्पोज कर लिया तो उसकी जगह यहाँ पे पुट किया जब, तो इंडिविजुअली तीनों फंक्शंस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx अप्लाई करें। इंडिविजुअली तीनों टर्म्स पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है तो इनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे 3/x था तो 3 तो कांस्टेंट है, उसको
एक्सक्लूड कर लें, बाहर निकाल लें। 1/x की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, log ऑफ x, और -1, ये -1 कॉमन लें या ना लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। 1/x + 3 रह गया है। अब यहाँ पे इजीली हम जो हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हैं, जो फार्मूलाज हैं, उनको यूज़ करते हुए जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो हम क्या करते हैं, log ऑफ दिस डिनोमिनेटर फंक्शन लेते हैं। जैसे ये फार्मूला है आपके पास, x + 3 जो आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1, और 1 ऊपर इसके नोमिनेटर में है, तो नीचे फंक्शन है, नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं -1, ये अपनी जगह रहेगा, log ऑफ x + 3, और देन यहाँ पे भी 2 आपने कॉमन ले लिया, ये जो 2/x -1 था, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया। 1/x -1 है, इसका भी ये जो x -1 है, यहाँ पे dx भी पुट कर लें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx है। अच्छा, x -1 की जो डेरिवेटिव है वो है 1, जो उसके नोमिनेटर में यहाँ पे है, और log ऑफ x -1 इसकी इंटीग्रेशन आ गई है, प्लस c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि log कोफिशेंट को एज ए पावर भी लेता है, तो ये log ऑफ x³ हो गया, और ये जो -1 है इसको एज ए पावर लें तो ये आपके पास, या यहाँ पे डायरेक्ट वो दूसरा फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, log वाला, log की प्रॉपर्टीज़ वाला। यहाँ पे भी 2 को एज ए कोफिशिएंट लिखा हुआ है, तो एज ए पावर लिख लें। और अब यहाँ पे जो आपको बताया, सम ऑफ log टर्म्स को हम एज ए प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जिस टर्म के साथ पॉजिटिव साइन होगा वो नोमिनेटर में आएंगी, और जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा वो डिनोमिनेटर में आएंगी। तो इसको हमने मज़ीद सिम्प्लीफाई फॉर्म में लिख लिया है, सिम्प्लीफाइड फॉर्म में, और प्लस इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देख लें, आपके पास ये फंक्शन था, इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल था, फिर हमने इसको डीकम्पोज किया पार्शियल फ्रैक्शंस में, और अब इसकी इंटीग्रेशन किया है। तो इंटीग्रेशन में मोस्टली आपके पास यही या 10 वाला फार्मूला यूज़ होगा, या और भी। अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत इजी इंटीग्रेशन हो जाती है, तकरीबन सारी इंटीग्रेशन कुछ इसी तरह की ही आएंगी। तो जो असल काम आपका होगा वो पीछे होगा, पार्शियल फ्रैक्शन में जब डिकम्पोज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वही उसी तरह का है, यहाँ पे भी लीनियर फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स बने हुए हैं। यहाँ पे भी देख लें, आपके पास प्रॉपर फॉर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। आप देखें यहाँ पे x × x² ये हाईएस्ट डिग्री हो सकती है, तो यहाँ ऊपर जो नोमिनेटर में उसकी 1 है डिग्री, तो ये प्रॉपर फॉर्म है। उसी तरह फैक्टर्स बनाएं सेपरेटली, हर फैक्टर को = 0 लेके कोएफिशिएंट में पुट करके a और b की वैल्यूज़ फाइंड करें, और जहाँ जहाँ a और b है वहाँ पे पुट करें वैल्यूज़ को, इंटीग्रेशन अप्लाई करें। इंटीग्रेशन से ये तो log ऑफ x हो गया, अगेन इसका डेरिवेटिव 1 है, तो log ऑफ x -4 हो गया। कोफिशिएंट्स को एज ए पावर लिखें, और देन सम इनटू प्रोडक्ट log वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, ये आपके पास जो फॉर्म है लीनियर और रिपीटेड फॉर्म है, जब पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में जो आपने फॉर्म्स पढ़ी थी 4-5, उनमें से ये सेकंड है कि जब आपके पास लीनियर फैक्टर्स हों और साथ में वो रिपीटेड भी हों। मतलब लीनियर जो फैक्टर है यहाँ पे x -2 है, इसकी पावर 3 है, ये यहाँ पे n इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 1 इंट्रोडक्शन में जो है वहाँ वो पढ़ भी लीजिएगा, उसमें भी लिखा होगा। यहाँ पे n आपके पास ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा, इसको जब आप डिकम्पोज करेंगे तो आपने क्या करना है, a/x+1 फर्स्ट फैक्टर प्लस b/x -2 इसकी पावर 1 करनी है, प्लस c/x -2 इसकी पावर इसी तरह इंक्रीज़ करते जाना है, फर्स्ट से स्टार्ट करनी है अप टू लास्ट, ये जो आपके पास है ना टर्म होगी इस तक जाना है। a/फर्स्ट फैक्टर, b/दिस फैक्टर पावर 1 प्लस c/x -2 होल पावर 2, और नेक्स्ट जो थर्ड आपके पास पावर होगी वो 3 होगी d/। चूँकि ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं, ये जो अंदर हैं टर्म्स ये लीनियर है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, x पावर 1 है, तो यहाँ पे c होगा। जब आपके पास क्वाड्रेटिक होता है तो वो भी हम करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ 2 कांस्टेंट और यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, तो ये इजी है आपके पास। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा काम डिफरेंट करना है,
वही पहले तो वही काम है, स्टेप है कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है, फैक्टर्स हैं, इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से x+1 कैंसिल हो गया, बाकी ये x-2 होल क्यूब रह गया। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने से x-2 की एक पावर कैंसिल हुई है, दो पावर्स रह गई हैं, x+1 और x-2 होल स्क्वायर। और सी में यहाँ पे एक पावर रह गई है और x+1 रह गया, और यहाँ पे तीनों पावर्स कैंसिल हो गए, जस्ट ये वाला फैक्टर x+1 का रह गया है। तो अब जब इसमें आप ए बी सी डी चारों ये जो कांस्टेंट है इनकी एकदम से वैल्यूज़ फाइंड नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ये इसका क्यूब खोलें, और क्यूब का फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, a माइनस बी होल क्यूब का जो फार्मूला है वो है a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी क्यूब। तो इस फार्मूले से मैंने खोला है, यहाँ पे अंदर इसको वो जो टर्म्स आई उनको ए के साथ मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला खोला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर बी को मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर सी को मल्टीप्लाई किया और डी को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम दे दें। सबसे पहले वही काम करना है, x+1 वो इक्वल्स टू 0 लेके x की वैल्यू निकाल लेनी है -1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, सिंप्लीफाई करें, की वैल्यू आ गई है। सिमिलरली जो ये जो सेकंड फैक्टर है x-2 होल क्यूब, इसको इक्वल टू 0 लेके x इक्वल टू 2 आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इजीली d की वैल्यू आ गई है 2। लेकिन अभी तो आपके पास a और d की वैल्यूज़ ही आई हैं, आपने b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और आपके पास तो फैक्टर्स ही ख़त्म हो गए हैं। एक दफ़ा इस फैक्टर को भी ले लिया, इसको भी ले लिया, अगर इसको लेंगे तो बात तो वही है, 0 x-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो वो स्क्वायर बोथ साइड लेने से बात तो वही होगी, x-2 इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 2, तो वही आपके पास d की वैल्यू ही आएगी। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है कोफिशेंट्स को। तो यहाँ पे तो मैं कर रही हूँ x³ के कोफिशेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ जो आपके पास कोफिशेंट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है, x³ का जो कोफिशेंट है वो 3 है, 3 को लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो x³ जहाँ पे है उसके कोफिशेंट को लिख लें। x³ का कोफिशेंट a है, a लिख लिया, और प्लस x³ का कोफिशेंट b है, प्लस b लिख लिया, और कोई x³ यहाँ पे नहीं है जिसका हम कोफिशेंट लिखें। तो अगर यहाँ पे कोफिशेंट कोई भी नहीं होगा, यहाँ पे x³ का कोफिशेंट मतलब x³ यहाँ पे टर्म नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो आप वहाँ पे 0 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे है 3 है। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। अभी आपके पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, ये जो हमने ऊपर फाइंड की हुई है, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, b की वैल्यू इजीली आपके पास आ गई है 1। सिमिलरली आप चाह रहे हैं b की वैल्यू फाइंड करना, तो आपकी मर्ज़ी है, x वाला जो b वाली टर्म्स हैं यहाँ पे x² है, अच्छा आपकी मर्ज़ी है, x² वाली टर्म्स को कंपेयर करते हैं, बोथ साइड कंपेयरिंग कोफिशेंट जब करते हैं x² वाले को करते हैं या कांस्टेंट टर्म्स को करते हैं, या जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप इजीली कर सकते हैं। अभी चूँकि हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं वैल्यूज़, a b और d की वैल्यूज़ आ गई हैं, अभी आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी मैं वो b कह रही थी, c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप x का भी कंपेयर कर सकते थे, कोई भी आपकी मर्ज़ी है, मैं कांस्टेंट की मैंने किया है, कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म है वो -4 है, और इस साइड पे जिसमें वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है, -8 है, एंड अच्छा सॉरी यहाँ पे -8a है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये जो इसकी टर्म में -8 आएगा उसके साथ a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, -8a है, और देन +4b है, देन -2c है। ये a b c d भी कांस्टेंट्स हैं, उनके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके भी कांस्टेंट ही आएगा, फिर +d है। इसको मैंने कंपेयर करके जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो ये अभी बस बन गई है। अब यहाँ पे a b और d की वैल्यूज़ पुट करें और c की वैल्यू को फाइंड कर लें, c की वैल्यू -3 आ गई है, और देन वो जो आपने फॉर्म्स बनाई थी यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ पुट करें। अब इनकी इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन वही इजी है, इंटीग्रेशन यहाँ पे तो लाग वाला आएगा, यहाँ पे भी लाग, और यहाँ पे देखें इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे 2 × x-2 वो वाला फार्मूला, लाग वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो पावर है इसको ऊपर ले जाए, -2 हो गई है। अब ये पावर रूल जो इंटीग्रेशन में हम यूज़ करते हैं वो वाला यूज़ होगा यहाँ पे,
क्योंकि ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, होल पावर n है, एंड यहाँ पे कुछ भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे जो अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नहीं भी था तो कोई मसला नहीं है, अगर हम 1 को एज ए मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने वो पावर रूल वाला फार्मूला यूज़ किया, एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो -2 प्लस 1 इज़ -1 और डिनोमिनेटर में -2 प्लस 1 इज़ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो के आगे +3 हो जाएगा। और इसको -1 है पावर तो नीचे ले आए तो +1 हो जाएगी, और 1 पावर लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पे भी आप वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया है। इंशाल्लाह कुछ और न्यू फॉर्म्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह, और इनकी प्रैक्टिस करिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे देखने से आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।